हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों 4 बजे हमारी आज भी क्या रहेगी, जीके जीएस प्लस किसकी जो है यूपी स्पेशल के हम आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ग्रामीण परिवेश का भी मिक्स्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तीनों चारों का क्या है, मिक्सअप है। ठीक, तो आज हमारा कल से हमारी क्या हो जाएगी, हिंदी स्टार्ट हो जाएगी 4 बजे। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चैनल को। ठीक, तो आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 76। कल हम 75 तक किए थे, आज हम क्या करेंगे 76 से आगे करेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पारंपरिक मापन इकाई चेन निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। ठीक है, चेन में क्या होता है, एक चेन बराबर हमारा होता है, एक चेन बराबर क्या होता है हमारा, बताइए, 66 फुट होता है। ठीक है, 66 फुट या फीट जिसको बोलते हैं, और किसके बराबर होता है, और 22 गज के भी बराबर होता है, और 100 कड़ियों के बराबर भी होता है। ठीक है, इस बात को एक चेन जो हमारी होती है, जो गांव में मापी जाती है, तो उसको बोलते हैं एक चेन। तो किसके, 100 कड़ी के बराबर होता है। ठीक है, और 22 गज के भी बराबर होता है, और 66 फुट के भी बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी पार्ट इज द राइट आंसर। आप लोग कभी भी नहीं भूलने की कोशिश करिएगा, एक चेन बराबर 66 फुट, 22 गज और 100 कड़ी के बराबर होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कर रहा है हमारा, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया था। तो संविधान जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, उसको जो 44वां संविधान संशोधन के तहत, 44वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया था, हटा करके जो है, जो आर्टिकल 19 के एफ में था, उसको अब क्या कर दिया गया है, 300 ए में कर दिया गया, आर्टिकल 300 ए में कर दिया गया। ठीक, किस संविधान 44वें संविधान संशोधन के तहत जो हमारा क्या था, एक मौलिक अधिकार था, उसको हटा करके हमें क्या किया, संपत्ति के अधिकार को हटा करके क्या बना दिया गया है, जो 30 ए के विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या कर दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, चलिए, वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना, पहले 7 थी मौलिक अधिकारों की संख्या, अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी बची है, 6। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने बचे हैं, 6। चलिए आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कर रहा है कि सर्वे कार्यों में समकोण बनाने वाला भी लंब खसका डालने में सहायक यंत्र है। क्या है, सर्वे कार्यों में जब हम किसी चीज़ का सर्वे करते हैं, तो जो हम समकोण बनाने वाले भी लंब खसका डालने में जो सहायक यंत्र है, किसका, क्रॉस स्टाफ का प्रयोग करते हैं, प्रकाशीय गुणिया का प्रयोग करते हैं, बताइए आप लोग, प्रिज्म, स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, या ये सभी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बताइए। तो इसमें हम क्या करते हैं, समकोण जो हमें 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम क्रॉस स्टाफ का भी प्रयोग करते हैं, प्रकाशीय गुणिया का भी प्रयोग करते हैं, प्रिज्म स्क्वायर का भी प्रयोग करते हैं। इसका मतलब हम तीनों का प्रयोग करते हैं, किस चीज़ के लिए, जब किसी भी का सर्वे करते हैं, सर्वे कार्य में समकोण बनाने वाले लंब या खसका डालने में किसका प्रयोग करते हैं, तो क्रॉस स्टाफ, प्रकाश गुणिया और प्रिज्म स्क्वायर तीनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखना आप लोग सभी लोग। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में पूछा है, उत्तर प्रदेश में किस जगह पे IIT है। भारत यूपी में सिर्फ एक जगह IIT है, जिसको कहा जाता है IIT कानपुर। कहाँ है, IIT कानपुर। ठीक है, IIT कानपुर में स्थित है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, इस हिसाब से हमारा कौन, सी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। IIT कानपुर की स्थापना 1959 में हुई थी। कब हुई थी, 1959 में IIT कानपुर की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। भारत अमेरिका कार्यक्रम के तत्वाधीन 9 विश्वविद्यालयों के सहयोग से इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी आप लोगों को। और टोटल वर्तमान में जो भारत में है, जो है वर्तमान में भारत में जो टोटल कितनी IIT हैं, 23 IIT कॉलेज हैं। कितने हैं, 23 IIT कॉलेज हैं। और भारत की पहली IIT कौन सी थी, तो भारत की पहली IIT जो है IIT
क्या थी, रुड़की थी या कोई और थी, बताइए आप लोग। तो रुड़की भारत की पहली आईआईटी कौन सी थी, भारत की पहली आईआईटी जो थी वो कौन सी थी, तो रुड़की थी। ठीक है, रुड़की थी, याद रखिएगा। ठीक है, रुड़की हमारी क्या थी, आईआईटी थी। याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। मैंने एक क्वेश्चन के पीछे कई क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों का एक ही क्वेश्चन न तैयार हो। आप एक क्वेश्चन करिए, कम से कम उसके बारे में पूरा रिलेटेड जितने भी हैं सारे क्वेश्चन कर डालिए। ठीक है, अब आगे हमारा उत्तर प्रदेश में जिला ग्राम विकास अभिकरण का सचिव होता है। जो हमारा जिला ग्राम विकास होता है का अभिकरण कौन होता है, जिला अधिकारी होता है या मुख्य विकास अधिकारी होता है, कौन होता है, खंड विकास अधिकारी या परियोजना निदेशक होता है, बताइए कौन होता है। तो इसमें जो होता है हमारा कौन होता है, तो परियोजना निदेशक जो होता है जिला ग्राम विकास अभिकरण का क्या होता है, सचिव होता है। जो गांव का जो विकास अधिकारी होता है उसको बोला जाता है क्या, ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी। जो खंड का होता है उसे क्या कहते हैं, जो ब्लॉक का होता है खंड विकास अधिकारी, और जो पूरे जिले का होता है उसे मुख्य विकास अधिकारी कहा जाता है। और डीएम को क्या कहा जाता है, आप लोग जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में ये चीज़ें आ गई होंगी किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, चलें आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, निम्न राज्यों में से किसमें पंचायती राज्य व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो बताइए आप लोग किसमें पंचायती राज्य व्यवस्था नहीं है। तो नागालैंड एक ऐसा राज्य है, नागालैंड, जहाँ पे क्या है, पंचायती राज्य व्यवस्था नहीं है। नागालैंड में क्या है, पंचायती राज्य व्यवस्था नहीं है। ठीक है, कहाँ पे है, नागालैंड। केरल में पंचायती राज्य व्यवस्था है, असम में भी है और त्रिपुरा में भी है। ठीक है, असम, त्रिपुरा और केरल में पंचायती राज्य व्यवस्था है, सिर्फ नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को कब जोड़ा गया था, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक, याद रखेंगे आप लोग ने कि संविधान संशोधन के साथ, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। एक क्या होती है, त्रिस्तरीय, हमारे यहाँ क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। कौन दिया था इसको, तो बलवंत मेहता जी ने त्रिस्तरीय। अशोक ने किसके दो स्तरीय बताए थे, अशोक जी ने कितने स्तरीय बताए थे, तो 2 स्तरीय बताए थे। ठीक है, और हमारी पंचायत किस आर्टिकल में है, पंचायत का गठन जो है, तो आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है कि निम्न नगरों में से गंगा के दाहिनी किनारे पर स्थित नहीं है। बताइए, गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है। तो हमारी गंगा ऐसे फ्लो होती हैं। ठीक है, यहाँ कहाँ से निकलती हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। ठीक, और कहाँ पे गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, कितने राज्यों से होकर के जाती हैं, तो उत्तराखंड से, यूपी से, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, फिर झारखंड, और एक कौन सा बचा है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में इनकी एक और शाखा बन जाती है जिसको क्या कहा जाता है, हुगली इनकी सहायक नदी नहीं है, बल्कि क्या है, हुगली इनकी क्या है, सहायक नदी ना होकर के क्या है, इनकी एक वितरिका है। ठीक है, हुगली नदी क्या है, इन्हीं से निकली हुई है। वो गड़बड़ हो गया, एक मिनट, हुगली क्या है, हुगली नदी। ठीक है, क्या लिख दे रहे हैं आजकल हम, जो कुछ भी लिखा जा रहा है, हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदी नहीं है। तो इसके पूछा है कौन सा दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है। तो आप इलाहाबाद में जब आएंगे तो इलाहाबाद देखेंगे तो इसके राइट साइड पे। ठीक है, हरिद्वार भी हमारा क्या है, राइट साइड पे ही है। वाराणसी हमारा इसके क्या बाएं साइड पे पड़ता है, वाराणसी। कानपुर भी राइट साइड पे है। ठीक है, कानपुर, इलाहाबाद तो मैं गया हूँ, दोनों जगह देखा हूँ, दोनों जगह गंगा जी के राइट साइड पे ही क्या है, कानपुर और इलाहाबाद स्थित है। हरिद्वार भी हमारा राइट साइड पे ही है, लेकिन जो है वाराणसी हमारा क्या है, लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, क्या है, लेफ्ट साइड पे है। मैंने बता दिया इसके बारे में भी जो है। ठीक है, चलिए, इसकी सबसे लंबी सहायक, गंगा जी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना जी है। ठीक है, 25 किलोमीटर फ्लो होती हैं पूरा, जो है कितना, 25 किलोमीटर इनकी क्या है, लंबाई है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 83, भारत में
अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से आरंभ हुआ? बताइए, अंग्रेजी शासन किस शताब्दी से क्या होता है, प्रारंभ होता है? बताइए जल्दी आप लोग जो है। तो हमारा 18वीं शताब्दी से क्या होता है, 18वीं शताब्दी से हमारा क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। ब्रिटिश शासन 1757 से 1757 से कब तक रहता है, 1947 तक क्या होता है, ब्रिटिश शासन रहता है। ठीक है। इस बात को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कर रहा है, सामाजिक परिवर्तन किसकी पुस्तक है? सामाजिक परिवर्तन किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक किसकी, मूर की है, मार्क्स की है, मैकाइवर की है एवं पेज की है, या गिलिन की है? बताइए किसकी है? तो सामाजिक परिवर्तन जो थॉमस मोर जी की है, किसकी है, थॉमस मोर जी की क्या है, यह एक पुस्तक है। ठीक है। थॉमस मोर जी की क्या है, पुस्तक है। कार्ल मार्क्स की कौन सी पुस्तक है? तो इनकी ये दास कैपिटल है। कौन सी है, दास क्या है, कैपिटल इनकी पुस्तक है। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? तो सामाजिक परिवर्तन किसकी पुस्तक है, मोर की। तो दास कैपिटल किसकी है, तो मार्क्स की है। ठीक है। मार्क्स जी की पुस्तक है। ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई? जब भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है, इसी आंदोलन में गांधी जी ने क्या कहा था, करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो का नारा भी दिया था गांधी जी ने। ठीक है। किस जिले में, इसी समय जो है बलिया में एक समांतर क्या है, सरकार का क्या किया गया था, गठन किया गया था। कि बलिया में क्या किया गया था, समांतर सरकार का क्या किया गया था, गठन किया गया था उत्तर प्रदेश के बलिया में। ठीक है। चलिए आइए चलते हैं, एक इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके जो है, तो चित्तू पांडे जी। कौन थे, चित्तू पांडे जी ने क्या किया था, समांतर सरकार का क्या बलिया में क्या किया था, गठन किया था। ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, सुरहताल पक्षी विहार कहाँ पे है? तो आजमगढ़ में कोई पक्षी विहार नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हरदोई में क्या है, सुरहताल पक्षी विहार है। हरदोई में हमारा जो सांडी पक्षी अभ्यारण्य है, कौन सा है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है। सांडी पक्षी विहार। ठीक है। बलिया में कोई है, बलिया में बताइए, बलिया में भी नहीं है। प्रतापगढ़ में कोई है, प्रतापगढ़ में भी नहीं है। तो हमारा कहाँ पे बताइए, सुरहताल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, सुरहताल जो हमारा है वो कहाँ है, वो बलिया में है। ठीक है। बलिया में हमारा क्या है, सुरहताल पक्षी अभ्यारण्य है। नवाब पक्षी अभ्यारण्य बताइए, नवाब पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये हमारा उन्नाव में है। कहाँ पे है, उन्नाव में है। ठीक है। नवाब पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, हमारा उन्नाव में। लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, हमारा कन्नौज में है। कहाँ पे, लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी विहार, जिसको कहाँ पे, कन्नौज में है। ठीक है। कहाँ पे, कन्नौज में। बखीरा संत कबीर नगर में। ओखला पक्षी अभ्यारण्य गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 हमारा क्या कर रहा है, कूट 1 को कूट 2 से मिलाना, स्मारक हैं और क्या है, भाग्य शेष हैं। ठीक है। सूची 1। तो कौशाम्बी में कौन सा है बताइए, कौशाम्बी में हमारा घोषित राम मठ है। कहाँ पे, कौशाम्बी में क्या है, घोषित राम मठ है। कुशीनगर में बताइए, कुशीनगर में क्या है, तो कुशीनगर में रामा क्या है, रामा भार स्तूप है। ठीक है। रामा भार स्तूप। सारनाथ में क्या है बताइए, सारनाथ में धमेक स्तूप है। और श्रावस्ती में क्या है हमारा, सहेत महेत है। क्या है, सहेत। तो लास्ट का डी कहाँ दिया है, इसमें दिया है और इसमें दिया है। ठीक। अब देखिए पहले का 2 कहाँ दिया है, तो दोनों में दिया है। ठीक है। और दूसरे का 3 किस में दिया है, तो हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर। सी पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है, बताइए जल्दी आप लोग बताइए, कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ जो है टेक्नोलॉजी, जो पेपर टेक्नोलॉजी, वो कहाँ पे, सहारनपुर में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी हमारी कहाँ है,
सहारनपुर में। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। ठीक है, 1964 में हुई थी। स्वीडिश सरकार की सहायता से इसका क्या हुआ था? स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 89। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है, और सभी कुछ किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है? और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है लेकिन किंतु कृषि नहीं, यह किसका? जगजीवन राम, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यह कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, किंतु कृषि नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में इस बात को कहा था। कब कहा था? 1947 में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसमें जो किस पे? कृषि पे ही बल दिया गया था। जो हमारी क्या 1951 से क्या थी? 1956 के बीच चलाई गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था? कृषि पे बल दिया गया था। ठीक है, और हरित क्रांति हमारी कब आई थी? हरित क्रांति का क्या, जब एक बार संकट हमारे यहाँ आ गया था जो है, तो 1965 और 66 के समय हमारी क्या आई थी? हरित क्रांति का क्या हुआ था? उद्भव हुआ था, भारत में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलिए आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कर रहा है? उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेरा फेरी किसके द्वारा की जाती है? धान के साथ, कपास के साथ, या ईख के साथ? तो ज़्यादातर हमारे किसके साथ की जाती है? तो धान के साथ जो गेहूं की फसल की हेरा फेरी की जाती है। तो गेहूं क्या एक रबी की फसल है। ठीक है, किस चीज़ की है? रबी की फसल है। कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं? तो सरसों आता है, सरसों की फसल आती है, आलू आता है, ठीक है, मटर आती है, चना आता है, और कौन सी आती है? आलू, मटर, चना, सरसों, और तिल आता है। तिल भी इसी समय बोया जाता है। ठीक है, सरसों, मटर, राई, ठीक है, ये सब हमारे किसी रबी की फसल है। ठीक, चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट। कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात और महाराष्ट्र में क्या होती है? रेंगुर मिट्टी इसके लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है, या कपासी मिट्टी या काली मिट्टी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, कुल खेती 91, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य क्या है बताइए? कृषि, खेती, क्या कुल खेती से तात्पर्य? वर्ष में कुल खेती किया गया क्षेत्र, वर्ष में शुद्ध खेती किया गया कुल क्षेत्र, प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, इसके अंतर्गत आते हैं। यह बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं 92 क्वेश्चन। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? यूपी का भी चुनाव हुआ, आप लोगों को पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। यूपी में जो है लोकसभा की कितनी सीटें हैं बताइए? तो 80 हैं। ठीक है, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 31 हैं। ठीक, विधानसभा की सीटें कितनी हैं? ये सब सारी चीज़ें आपको, विधानसभा जो अभी 403 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें योगी जी की सरकार बनी है, जिसमें उन्होंने कितनी 272 सीटें जीत करके अपनी सरकार को निर्माण किए हैं। ठीक है, और 255 उसमें बीजेपी अकेले अपने दम पे जीती है, और बाकी उसके सहयोगी दल। विधान परिषद, यहाँ पे विधान परिषद है, उसकी कितनी सीटें हैं? तो 100 सीटें हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद। दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं योगी जी। ठीक है, विपक्ष के नेता किसे बनाया गया? तो अखिलेश पहली बार क्या बने? विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता बने हैं। ठीक है, अखिलेश यादव जी। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा? तो 31 सीटें हैं जो है। ठीक, 31 सीटें हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश की सीमा अन्य कितने राज्यों के साथ क्या करती है? स्पर्श करती है। तो ठीक, आप बताएंगे जो कितने राज्यों के साथ। ये हमारा क्या हो गया? यूपी। तो यहाँ पे किसको करती है? तो हिमाचल प्रदेश को करती है। ठीक है, फिर से किसको करती है बताइए? हिमाचल प्रदेश के बाद किसको करती है? आप लोग फटाफट बताएंगे। हिमाचल प्रदेश के बाद यूपी की सीमा किसको टच करती है? तो फिर हमारी यहाँ उत्तराखंड को टच करती है। ठीक है, उत्तराखंड के बाद किसको टच करती है? यहाँ हमारा नेपाल पड़ता है। क्या पड़ता है? नेपाल को टच करती है। ठीक है, नेपाल के बाद किसको करती है? यहाँ पे बिहार को। ठीक, बिहार को। ठीक, बिहार के बाद किसको टच करती है बताइए? बिहार के बाद किसको करती है? तो यहाँ पे झारखंड। किसको? झारखंड। झारखंड के बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ को भी। छत्तीसगढ़। फिर यहाँ मध्य प्रदेश। ठीक, राजस्थान नहीं, दिल्ली को भी टच करती है। ठीक है, एक यूटी को भी टच करती है। ठीक है, दिल्ली, और किसी को टच करती है? हरियाणा को भी टच करता है। इसको हरियाणा
हरियाणा। ठीक है, याद रखिए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। ठीक है, तो कितने राज्यों को टच करती है बताइए? बताइए आप लोग, जल्दी बताइए, कितने राज्यों को टच करती है? 8 या 9? तो अब तो पहले 8 राज्य और एक यूटी और एक किसको जो है, एक यूटी और किसको, 9 राज्यों को। कितने राज्यों को? 9 राज्यों को। ठीक है, चलिए, एक यूटी है जो उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा आ गया? 94 के बारे में बताएंगे आप लोग। बताइए, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस जो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। यह बात याद रखिएगा। 1950 में क्या हुआ था इसकी, जिसका नाम जो था यूनाइटेड प्रोविंस से नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, फिर इससे अलग हुआ था कौन? जो 2000 में जो हमारा उत्तराखंड इससे क्या हो गया था? अलग हो गया था। अब 2021 में इसका 71वां क्या मनाया गया है? स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 95। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया? शुभारंभ कब किया गया था? मैंने बोला था ना, यूपी से क्या होगा, स्पेशल क्वेश्चन आएंगे, तो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोग, इसीलिए मैंने थंबनेल जो बनाया है वो भी यूपी स्पेशल करके ही बनाया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो 1959 में क्या किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को जो है क्या आया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये पार्टीजा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव कौन दिया था? तो बलवंत राय मेहता जी द्वारा इसका क्या किया गया था? सुझाव दिया गया था। समिति, त्रिस्तरीय समिति। अब पहले जो है 2 अक्टूबर तो नागौर जिले में, कहाँ पे? नागौर जो हमारा कहाँ पड़ता है? नागौर राजस्थान में क्या हुआ था? लागू हुआ था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको क्या किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में इसको क्या किया? जोड़ा गया था। ठीक है, जोड़ा गया था भाग 9 में। किसमें? भाग 9 में। ये पूरा आपको याद रहना चाहिए। भाग 9 में जोड़ा गया था। अनुसूची 11वीं थी। इसमें विषय की संख्या कितनी है? अनुसूची 11, विषय कितने हैं? तो 29 इसमें क्या है? विषय हैं। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत क्या किया गया था? जोड़ा गया था। कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति। कब इसको जो है शुभारंभ किया? 2 अक्टूबर 1959 को। सबसे पहला राज्य कौन सा? नागौर राजस्थान में। भाग कौन सा? 9। ऐसे आप लोगों को याद रहनी चाहिए एकदम A to Z। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जनपद समूह में नहीं चलाया जाता है? तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, झांसी, जालौन, हमीरपुर। तो झांसी, जालौन तो यहाँ तो पानी की दिक्कत किल्लत होती है, यहाँ तो चलाया ही जाता है। एटा, मैनपुरी, आगरा, यहाँ पे भी क्या होता है? यहाँ पे भी चलाए जाते हैं या नहीं चलाए जाते हैं? एटा, मैनपुरी, आगरा में यह कार्यक्रम नहीं चलाए जाते हैं। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन सब एरिया क्या हमारे पहाड़ी एरिया, यहाँ पे क्या चलाए जाते हैं? सूखा प्रवण क्षेत्र जो। ठीक है, झांसी, जालौन, हमीरपुर तो आप लोग जान ही रहे हैं। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 97 हमारा कौन सा है? 97 निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे बाद में हाल ही में आरंभ की गई थी? लघु कृषक, किसान, जवाहर रोजगार, या फिर कौन सी? बताइए। सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या की गई थी? अभी हाल ही में जब मोदी सरकार 2014 में इसको क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए कब स्टार्ट किया गया था? 2014 में इस योजना को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, 2019 से 2024 तक 5 गांवों को क्या करना है? गोद लेके इनका क्या करना? विकास करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक आधारभूत अधोरचना के निम्न तत्वों को पहचानिए। स्वास्थ्य की ज़रूरत है, स्वच्छ पेयजल की ज़रूरत है, सड़कें भी चाहिए, स्वच्छता, आवास या प्रारंभिक शिक्षा। जीवन स्तर को महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत अवसंरचना बताइए। कैसे कैसे क्या होना चाहिए? सबसे पहले उनके पास क्या होना चाहिए? आवास होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य उनका अच्छा होना चाहिए, या प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए, या क्या होना चाहिए? स्वच्छ जल होना चाहिए। बताइए आप लोग। 98 का सबसे पहले उनके पास स्वास्थ्य, ठीक, फिर प्रारंभिक शिक्षा, फिर थर्ड स्वच्छ जल, फिर आवास, तब सड़कें। ठीक है, तब सड़कें। ठीक है, स्वच्छता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, स्वच्छता बात की बात है, लेकिन जो ये हमारे 5 आधारभूत क्या होने चाहिए?
जरूरी जो हमारा पहले स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, आवास और सड़कें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। आधारभूत क्या हमारे ये तत्व हैं, क्या है? स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, आवास, सड़कें, स्वच्छता। ये तो हमारा चौथे या छठे स्थान पे आएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। तो इस हिसाब से कौन सा पार्ट हो जाएगा हमारा? ए पार्ट इज द राइट आंसर। 5 की बात किया है ना, 5 तत्व जो है। चलिए नेक्स्ट हमारा का निम्नलिखित कार्यक्रमों में से क्वेश्चन नंबर 9, इसको बताइए आप लोग। निम्नलिखित कार्यक्रमों को उनके प्रारंभ की तिथि के बढ़ते हुए क्रम में क्या करिए? कुटीर कार्यक्रम कब चलाया गया था बताइए आप लोग। कुटीर कार्यक्रम हमारा जो कब चलाया गया था? 1998 और 99 के समय। ठीक है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब चलाई गई थी? ये 2005 में चलाई गई थी। ठीक है, 2005 में। जो दीनदयाल उपाध्याय कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो 2014 में। कब चलाया गया? 2014 में। इनके तिथि के बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे पहले क्या चलाया गया था? 1 2 3। तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। ए पार्ट इज द हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है। 2001 और 2001 से 2011 दशक में किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या में सबसे अधिक प्रतिशत कमी दर्ज की गई? तो वो हमारा राज्य कौन सा था? तो नागालैंड में सबसे प्रतिशत कमी दर्ज की गई थी। कितनी की गई थी? तो जो 2001 में थी वो 56.0 इतनी परसेंट थी, और का क्या हुई? 64.41% की क्या हुई? कमी हुई थी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।